हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने कुछ टॉपिक पहले पढ़े हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि आधुनिक भारत की शुरुआत में मुगलों की स्थिति कैसी थी, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि विदेशी कंपनियों का आगमन होता है तो वो विदेशी कंपनियां कौन सी आती हैं, उनकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं। उसके बाद पढ़ा था उस दौरान स्वायत्त राज्यों का उदय होता है। स्वायत्त राज्यों का मतलब छोटे छोटे राज्यों का उदय। वो छोटे छोटे राज्य कौन से थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जैसे हैदराबाद था, बंगाल था, कर्नाटक था, मैसूर था, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य का उत्थान कैसे होता है, शिवाजी शासक कैसे बनते हैं, शिवाजी के बारे में हमने पढ़ा था, उनके दौरान होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ा था। तो ये मराठा साम्राज्य का दूसरा लेक्चर होगा। एक लेक्चर हमारा पहले हो चुका था, बीच में किसी कारणवश हमने क्लास नहीं लगाई थी कुछ तबीयत की वजह से। तो अब रेगुलर क्लासेस लगेंगी अपनी। दिन में मैथ्स की भी एक क्लास लगेगी और एक जीएस की लगेगी। तो आप जो भी कोर्स पढ़ना चाहते हो आराम से फ्री में पढ़ सकते हैं, आपका कोई चार्ज नहीं है। हाँ, और मैं एक बात और बता दूं, ये जीके की क्लास है, जीएस की क्लास है, ये बिल्कुल समझने की क्लास है, रटने वाली क्लास नहीं है। रटना है तो आप कोई भी किताब से रट सकते हो, यहाँ रटने जैसी कोई कहानी नहीं होगी, यहाँ सिर्फ समझने की कहानी है। और हम पढ़ रहे थे अपना कौन सा, मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य हम पढ़ रहे थे, तो मराठा साम्राज्य में हमने पढ़ा था शिवाजी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? शिवाजी के बारे में। इनके बारे में हमने पिछली क्लास में सब कुछ डिस्कशन कर लिया था। और शिवाजी का शासन है वो 1680 में खत्म हो जाता है, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है 1680 में। जब 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान किसी भी अधिकारी, मतलब एक उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं हुई थी आधिकारिक तौर पर कि शिवाजी की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा। तो इनके जो दो उत्तराधिकारी थे, दो पुत्र थे, इनके बीच में थोड़ा संघर्ष शुरू हो जाता है। एक का नाम है संभाजी, ठीक है, एक का नाम है संभाजी, ये शिवाजी के बड़े पुत्र हैं। और एक का नाम है, छोटे पुत्र का नाम है राजा राम। ठीक है, एक का नाम है संभाजी, एक का नाम है राजा राम। तो संभाजी का पुत्र है एक साहू, ठीक है, संभाजी का पुत्र है साहू, और राजा राम का पुत्र है शिवाजी द्वितीय। ठीक है, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय। और इनकी संरक्षिका है इनकी माता जी, जिनका नाम है ताराबाई। इनकी माता है ताराबाई। किसकी माता है? शिवाजी द्वितीय की। ठीक है, ये इनकी माता जी हैं भाई। अब कहानी को समझते हैं कि क्या हुआ था। जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान किसी आधिकारिक रूप पर किसी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन शिवाजी के समय भी ये जो संभाजी है ना, ये संभाजी शिवाजी के समय, जब शिवाजी जीवित होते हैं उस समय भी विद्रोह कर देता है एक बार। क्या वो कारण ये है कि शिवाजी राजा राम को एक कोंकण का जो क्षेत्र है वो दे देते हैं। तो इस पर संभाजी नाराज हो जाते हैं कि मैं बड़ा हूं, मुझे अधिकार मिलना चाहिए था, ऐसे करके नाराजी पहले भी थी। लेकिन शिवाजी के दौरान वो काम है चल जाता है। लेकिन शिवाजी के मृत्यु के बाद ये शासक बनता है, और ये शासक रहता है भाई 1680 से 1689 तक का। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। और 1680 से 1689 तक रहता है। इसके बाद शासक जो होता है वो 1689 से 1700 तक रहता है, फिर राजा राम। ठीक है, फिर रहता है कौन? राजा राम, यानी कि संभाजी का भाई, शिवाजी का छोटा पुत्र। ठीक है, इसके बाद है फिर राजा राम के बाद जो शासक है वो है 1700 से लेकर, और वो है 1707 तक। ठीक है, ये कौन है? शिवाजी द्वितीय। ठीक है, कौन है? शिवाजी द्वितीय। और उसके बाद जो शासक होता है 1707 से लेकर 1749 तक, ये रहता है साहू। और इसके बाद है, ये परंपरा खत्म हो जाती है। उसके बाद है जो भी शासन करते हैं वो पेशवा करते हैं, पेशवा के अंडर में आ जाती है सारी सत्ता।
यानी कि सारी राजनीति है, इनके बाद आकर सारी राजनीति 1749 से पहले भी पेशवा पद है, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो भी राजनीति है वो सब किसके अंडर में आ जाती है, पेशवा के। ठीक है ना। अब इससे आगे पेशवा चलते हैं, फिर पेशवा के अंडर में होगा जो भी होगा। तो ये तो हमने एक बार बेसिक सा देखा कि हुआ क्या था। अब इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से हम पढ़ेंगे, उनकी कहानी को समझेंगे कि किस में किसके दौरान क्या क्या कहानी हुई है। और हमारी क्लासेज हैं वो कहानी को समझने के लिए है, न कि रटने के लिए। तो आप आराम से समझते जाएं। यहाँ तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं आपको इसके नोट्स अपना बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं संभाजी से। ठीक है, शिवाजी की तो मृत्यु हो गई है, हम पढ़ेंगे अब संभाजी के बारे में। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, संभाजी के बारे में। हमने लिखा हेडिंग संभाजी, ठीक है ना। और इनका शासनकाल रहता है 1680 से 1689 तक। ठीक है, 1680 से 1689 तक का इनका शासनकाल रहता है। किनका, संभाजी का शासनकाल रहेगा, संभाजी का। अब मैं पहले भी बता चुका हूं कि संभाजी है शिवाजी के समय ही विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, शिवाजी उस विद्रोह को दबा देते हैं। उसके बाद क्या है, उत्तराधिकार का कोई स्पेशल वो नहीं, उत्तराधिकार की घोषणा नहीं हुई थी आधिकारिक तौर पर। तो घोषणा न होने के कारण क्या है, शासक कौन बन जाता है अब, एक मिनट रुकना भाई। अब क्या होता है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद, अब शिवाजी की जो पत्नी है ना, कहानी को समझते हैं। संभाजी शासक तो हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानी समझेंगे हम। अब इनकी जो माता हैं जिनका नाम है सोयराबाई। ठीक है, सोयराबाई इसकी है, संभाजी की तो है ये माता। ठीक है, और ये शिवाजी की है पत्नी, शिवाजी की पत्नी है ये। ठीक है, छोटी मात्रा आएगी भाई, शिवाजी की पत्नी है। ये क्या करती हैं कि इनकी मृत्यु के बाद ना, सोयराबाई क्या करती है, शिवाजी की मृत्यु के बाद राजा राम को शासक बना देती है। किसको बना देती है ये बना देती है राजा राम को। ये राजा राम को शासक बना देती है। लेकिन संभाजी इस बात से खुश नहीं होते, वो नाराजी जताते हैं और वो विद्रोह करना आरंभ कर देते हैं। तो ये संभाजी क्या करते हैं, इनका सेनापति है जिनका नाम है मोहिते, यानी कि हमीर मोहिते इनका सेनापति है। अब ये संभाजी क्या करेंगे, सेनापति है जिनका नाम है हमीर मोहिते। ठीक है, सेनापति इनका नाम है हमीर मोहिते। ठीक है ना। ये हमीर मोहिते की सहायता लेते हैं, कौन, संभाजी। संभाजी हमीर मोहिते की सहायता से क्या बन जाते हैं, खुद शासक बन जाते हैं। ठीक है, ये सेनापति है, इसकी सहायता से आप समझना, मैं सारी बात बोर्ड पे नहीं लिखता हूं तो आप बात को समझते चलना कि मोहिते की सहायता से संभाजी क्या बन जाता है, संभाजी बन गया भाई शासक। ठीक है, संभाजी शासक बन जाता है हमीर मोहिते की सहायता से। और ये क्या करता है, नीलोपंत को तो अपना पेशवा बना लेता है। और ये संभाजी क्या करता है, नीलोपंत को, कहानी को समझें, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी आगे चलकर। नीलोपंत को तो ये बना लेते हैं पेशवा, नीलोपंत को पेशवा का पद दे देते हैं। और एक नाम है इनका कवि कलश। कवि में छोटी मात्रा आती है क्या, ठीक है, ये जगह की कवि कलश, कवि कलश को बना लेते हैं सलाहकार। अब कवि कलश तो हो गया इनका सलाहकार, किनका, संभाजी का। संभाजी की माता कौन थी, सोयराबाई यानी कि शिवाजी की पत्नी। ये शासक बना देते हैं किसको, राजा राम को। अब क्या करता संभाजी क्या करता है, सेनापति अमीर मोहिते की सहायता लेता है और उसकी सहायता से क्या करता है, ये संभाजी खुद शासक बन जाता है। और क्या करता है, इसको तो ये तो सेनापति ही रहता है, इसकी सहायता से शासक बनता है। और क्या करता है, नीलोपंत को क्या कर देता है, पेशवा बना देता है। और कवि कलश को क्या, अपना सलाहकार नियुक्त कर लेता है।
ठीक है। इस दौरान घटना क्या होती है, उस समय औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई होती, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में है। उस समय औरंगजेब है शासक। औरंगजेब का एक पुत्र है जो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। ठीक है, कहानी समझें कि औरंगजेब का पुत्र है, वो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, और वो क्या करता है कि वो मराठों के पास आ जाता है सहायता के लिए। ठीक है, अब औरंगजेब का पुत्र आ जाता है संभाजी के पास। ठीक है, औरंगजेब का पुत्र, कहानी समझेंगे आप अच्छे से। औरंगजेब का जो पुत्र है ना, कोई भी, वो पुत्र आ जाता है संभाजी के पास सहायता के लिए। ठीक है, अब संभाजी चाहते तो उसको कह सकते थे कि हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, आपकी और हमारी तो पूर्वजों से ही दोस्ती नहीं रही है, हम तो आप दूसरे के एक दूसरे के विरोधी, हम आपकी सहायता क्यों करें। पर क्या करता है संभाजी, एक गलती कर देता है, इसके औरंगजेब के पुत्र की सहायता कर देता है। ठीक है ना, औरंगजेब का पुत्र है और वो आता संभाजी के पास। ठीक है ना, संभाजी के पास जब आता है तो संभाजी उसकी सहायता करता है, उनको रहने के लिए जगह देता है, जिससे औरंगजेब नाराज हो जाता है कि मेरा विद्रोही पुत्र है, उसको आप स्थान क्यों दे रहे हैं। इस वजह से क्या होता है कि औरंगजेब के साथ इनका विद्रोह हो जाता है। इस घटना से क्या होता है कि औरंगजेब और संभाजी के बीच विवाद हो जाता है। इस घटना के कारण होता है संभाजी, ठीक है, संभाजी वर्सेस औरंगजेब, विद्रोह हो गया। अब विद्रोह हो गया, औरंगजेब है वो मजबूत शासक है, और मराठे अब इतनी मजबूत स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि औरंगजेब को वो हरा सके। अब क्या होता है, औरंगजेब का सेनापति है एक जिसका नाम है मुबारक खां। ठीक है, औरंगजेब का यानी कि मुगल सेनापति है कि आप लिख सकते हो मुगल सेनापति, जिनका नाम है मुबारक खां। ठीक है, क्या नाम है, मुबारक खान, मुबारक। हाँ, ये क्या करता है भाई, औरंगजेब इसको भेजता है अपने सेनापति मुबारक खां को, जहां मेरे पुत्र को लेकर आओ और क्या करो, जो इसकी सहायता करता है उसको भी, उसकी भी हत्या कर दो अगर कोई बीच में रोकता है तो। अब मुबारक खां क्या करता है, संभाजी को मार देता है और साथ ही साथ कवि कलश को भी मार देता है। इसने क्या किया, संभाजी और कवि कलश को मार दिया। ठीक है, संभाजी प्लस कवि कलश को मार दिया भाई इसने। अब कवि कलश को भी मार दिया, संभाजी को भी मार दिया, यानी कि सेनापति की मृत्यु हो, यानी कि सम्राट की मृत्यु हो गई, इसकी मराठा सम्राट की मृत्यु हो गई है, इसके द्वारा, मुगल सम्राट के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है। अब ऐसी घटना से क्या होता है, विद्रोह तो भड़केगा ही भड़केगा। अब क्या करता है कि संभाजी की मृत्यु हो गई तो संभाजी की जो पत्नी है वो क्या करती है, विद्रोह जारी रखती है। इससे नीचे तो शायद कुछ दिखेगा नहीं। अब क्या है, संभाजी की, इनकी मृत्यु हो जाती ना, संभाजी की और कवि कलश की हो गई थी यहाँ पे हत्या। हत्या के बाद, रोंग साइड से लिखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। ठीक है, हत्या हो गई। हत्या के बाद क्या होता है, मैं इससे आगे का लिखता हूँ यहाँ पे। क्या करती है ये संभाजी की पत्नी, ठीक है, संभाजी की पत्नी क्या करती है, विद्रोह जारी रखती। संभाजी की पत्नी विद्रोह जारी रखती है। ठीक है ना, विद्रोह जारी रखती है। और इस दौरान रखती है, इस दौरान इनका जो पुत्र है संभाजी का, जो साहू, वो अपनी माता के साथ है। और क्या होता है, औरंगजेब द्वारा इसकी पत्नी, संभाजी की पत्नी और साहू दोनों को कैद कर लिया गया भाई, दोनों को कैद कर लिया। ठीक है, कैद कर लिया, दिखने में कोई दिक्कत नहीं, नहीं यहाँ तक दिख रहा, दोनों को कैद कर लिया। किस किस को, संभाजी की पत्नी को और साहू को। कहानी को अच्छे से समझे, क्या हुआ, संभाजी को तो मौत के घाट उतार दिया और इनके सलाहकार कवि कलश को भी मार दिया। उनकी पत्नी ने विद्रोह किया, इस चीज का सेना इकट्ठी की, लेकिन क्या किया, उसकी पत्नी और क्या उनके पुत्र साहू को कैद कर लिया। ठीक है, अब शासक करने के लिए कौन बचेगा,
अब संभाजी तो खुद भी नहीं रहे और उनके पुत्र भी नहीं रहे। अब कौन बचते हैं? शिवाजी के दूसरी साइड के पुत्र यानी छोटे पुत्र राजा राम। अब नंबर आता है फिर राजा राम का। एक बार आप इसको लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है नंबर राजा राम का। अब राजा राम के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं फिर पढ़ेंगे हम वो। हो गया होगा शायद, यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको मिटा देते हैं। इसके बाद कौन आएगा शासक? राजा राम, ठीक है। राजा राम कौन है? शिवाजी के छोटे पुत्र और संभाजी के भाई हैं, ठीक है ना। अब शासक आता है नया जिसका नाम है राजा राम, ठीक है। और इनका शासनकाल है 1689 से 1700 तक का, ठीक है। 1689 से 1700 का। अब ये कैंडिडेट, ये व्यक्ति राजा राम है, ये शासक तो बन गया, ठीक है ना, दिख रहा है यहां तक। राजा राम 1689 में शासक तो बन गया और 1700 तक ये शासक रहता है, लेकिन ये इतना मजबूत नहीं है कि ये अपने रिश्तेदारों को औरंगजेब की कैद से छुड़वा सके। इतना सक्षम नहीं है ये कि औरंगजेब की कैद से अपने रिश्तेदारों को छुड़वा सके, ठीक है। यानी इनकी बड़े भाई की पत्नी है और इनके बड़े भाई का पुत्र शाहू औरंगजेब की कैद में है। ये बेचारा क्या करता है, ये कभी गद्दी पर ही नहीं बैठता। इसे बोलते हैं कभी गद्दी पर नहीं बैठने वाला मुगल शासक, ठीक है। क्यों? हाँ, कभी गद्दी पर नहीं बैठने वाला मराठा शासक। ये थोड़ी सी दिक्कत है। चलो, ये क्या करता है, ये विद्रोह तो जारी रखता है, ठीक है ना, ये रखता है, उनके बाद विद्रोह जारी रखता है, लेकिन क्या करता है कि कभी गद्दी पर नहीं बैठ पाता ये, ठीक है ना। ये कभी गद्दी पर नहीं बैठता, और गद्दी पर नहीं बैठने वाला ना, इसको बोलते हैं कभी गद्दी पर नहीं बैठने वाला, कभी गद्दी पर नहीं बैठने वाला मराठा शासक, ठीक है। मराठा शासक, तो ये क्या था भाई, ये शासक कहाँ का था फिर ये, ठीक है। ये बेचारा मुगलों से छिपता छिपता इधर उधर भागता रहता था और परेशान होकर इसने लास्ट में एक किला था, जिंजी का किला, जिंजी का किला, ठीक है ना। जिंजी का किला जो कभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, शिवाजी ने जिंजी का किला जीत लिया था। जिंजी का किला जो कि पड़ता है अरकाट में, अरकाट में। इसने जिंजी का किला अरकाट में शरण ले रखी थी भाई, इसने वहां पे शरण ले रखी थी कि भाई मैं मुगलों से अब दो हाथ पा नहीं कर सकता और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मुगलों के साथ लड़ाई जारी रख सकूं। और क्या है कि ये बेचारा कभी विद्रोह तो जारी रहता ही है, हम मुगलों से बदला लेंगे बदला लेंगे, लेकिन बदला नहीं ले पाता कभी भी, और ये कभी गद्दी पर ही नहीं बैठ पाता। एक बदला तो कहाँ की बात है, लेकिन विद्रोह जारी रहता है, और इसको बोलते हैं गद्दी पर न बैठने वाला मराठा शासक। और इसने जिंजी का किला अरकाट में शरण ले रखी थी, और इसका शासनकाल है ऐसे ही खत्म हो जाता है, और 1700 में हो जाती है इनकी मृत्यु, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु के बाद का जो शासन है ना, वो थोड़ा सा मतलब मजबूत सत्ता में आता है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी है जिनका नाम है ताराबाई, क्या नाम है, ताराबाई, अपने पुत्र को जिनका नाम है शिवाजी द्वितीय, उसको शासक बनाते हैं, और संरक्षिका खुद बनी हुई है। ये मतलब कंट्रोल उनके हाथ में है। जैसे कि आप देख रहे हो वर्तमान स्थिति में, जैसे कि कंट्रोल सारा सोनिया गांधी के हाथ में होता था पिछली सरकार में, और राहुल गांधी तो बस नाम नाम के हैं, ठीक है ना। ऐसे करके भाई प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे, मतलब एग्जाम्पल के लिए, मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, बस समझाने के लिए ये एग्जाम्पल होते हैं। बस मैं किसी भी राजनीति पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रखता, और मेरा नहीं कभी है, और नहीं मैं रखना चाहता हूँ। जो भी सरकार अच्छा करेगी उसके बारे में अच्छा कहना, जो सरकार गलत करेगी उसके बारे में गलत कहना मेरा फर्ज है। चलो हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो शासनकाल आता है वो किसका आता है, शिवाजी द्वितीय का, ठीक है।
शिवाजी द्वितीय। ये नाबालिग बच्चा है बेचारा, 1700 में शासक बनता है और 1707 तक रहता है। ये नाबालिग अभी इतना सक्षम नहीं है। इनकी माता जी है ना, इनकी माता का नाम है ताराबाई, और मराठा साम्राज्य में सबसे मजबूत शासिका इनकी माता जी रही हैं। और इनकी माता का नाम है ना, वो है ताराबाई। माता का नाम क्या है? ताराबाई। ये है इनकी संरक्षिका, ये इनकी संरक्षिका है। किसकी? शिवाजी द्वितीय की। ठीक है, ये शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाते हैं और शासन क्या करती हैं? खुद करती हैं। और ये क्या करती हैं? मुगलों के खिलाफ संघर्ष इनके शासनकाल में भी है। इनके शासनकाल में भी क्या है? मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रहता है। और ये क्या करते हैं इसके शासनकाल में? ये फिर क्या करते हैं? सूरत, बड़ौच, सूरत बड़ौच को भी ये जीत लेते हैं भाई। ठीक है, इनके शासनकाल में सूरत और बड़ौच को भी जीत लिया। इनके शासनकाल में सूरत और बड़ौच को भी जीत लिया है। और इनका जो सर्वाधिक जो राजनीति है ना, इनका प्रभाव है वो कर्नाटक में ज्यादा रहता है, यानी कि दक्षिण कर्नाटक में, यानी कि दक्षिण में तो बाद में जाते हैं भाई, कर्नाटक में ही है। बाकी आप लिख सकते हो दक्षिण का हिस्सा उस समय जितना बटा भी नहीं था। इनका जो हिस्सा ना दक्षिण कर्नाटक में, इनका प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, उत्तर में तो अभी क्या है? मुगलों का चलता है, क्योंकि अभी तो हैदराबाद का निज़ाम भी है और भी हैं, इधर राजस्थान में भी इनके काम चलते हैं भी। ठीक है, लेकिन वहाँ तक इनकी पकड़ मुगलों की इतनी बच नहीं पाती है। और उधर ये दक्षिण कर्नाटक में अपना योगदान ज़्यादा देती हैं और वहाँ पे इनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। और इसी इसी समय को बोलते हैं मराठा स्वतंत्रता संघर्ष। और ये जो समय होता है 1700 से 1707 का, ये मराठों का मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष ही है। ये मराठे क्या करते हैं? लड़ते ही रहते हैं। और इस समय को बोलते हैं मराठा स्वतंत्रता स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, इस समय को बोलते हैं मराठा स्वतंत्रता संघर्ष। ऐसा चलता रहता है। इसी दौरान क्या होता है कि 1707 में, जो 1707 हमने लिखे और हमने पहली क्लास जहां से शुरू की थी 1707 से शुरू की थी, जब आधुनिक भारत का इतिहास आरंभ होता है, वो क्यों होता है कि 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु। इसी दौरान यानी कि 1707 के दौरान औरंगजेब की हो गई वही मृत्यु। औरंगजेब, अब औरंगजेब की मृत्यु हो गई ना, अब यहां से कुछ राजनीति बदलेगी। अब मुगल काल का सबसे मजबूत शासक था वो खत्म हो चुका है, यानी कि बहुत मजबूत हुए थे। अब मजबूत शासकों की श्रेणी खत्म हो चुकी है। अब आगे आने वाले शासक इतने मजबूत नहीं हैं जो कि राजनीति अच्छे सुदृढ़ यानी मजबूत तरीके से कर सकें और शासन को कायम रख सकें। अब क्या होता है कि छोटे छोटे जो क्षत्रिय राज्य हैं उनका उत्थान होना आरंभ हो जाता है, और उन्हीं में से एक ये मराठा है। औरंगजेब के समय में होता तो शाहजहां के समय में भी है, लेकिन क्या वो मजबूत है तब इनको उठने नहीं दे रहे थे। अब बाद के शासक हैं वो इतने मजबूत नहीं है मुगलों के, और ये क्षत्रिय शक्ति उठ खड़ी हो जाती है उस दौरान। अब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हो गया कि जो साहू है, जो हमने पढ़ा था साहू और उसकी माता को कैद कर लिया था, तो वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू को कैद से आज़ाद कर दिया। साहू को कैद से आज़ादी मिल गई। ठीक है ना, अगर साहू को कैद से आज़ादी मिल गई तो साहू आएगा वापस अपने घर। अब ये भी तो कहेगा भाई मुझे भी शासन करना है, मैं भी सत्ता करूंगा, मैं भी राजा बनूंगा। और राजा पहले कौन बन बैठा है? उसका चचेरा भाई कौन? शिवाजी द्वितीय और उसकी चाची। ठीक है, अब मुगलों ने साहू को आजाद तो कर दिया, लेकिन एक विधिवत रूप से उसको राजा नहीं माना, वहां के क्षेत्र का राजा नहीं घोषित किया साहू को। साहू को कह तो दिया जाओ आप शासन करो, लेकिन विधिवत राजा नहीं माना, जिस कारण साहू और उसकी चाची की हो जाती है लड़ाई। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम साहू के बारे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? साहू के बारे में।
तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। शिवाजी द्वितीय कौन है? राजा राम के पुत्र हैं और ये 1700 से 1707 तक रहते हैं। फिर इनकी माता कौन है? ताराबाई है। और ये इसके शासनकाल में, ताराबाई के शासनकाल में क्या होता है? सूरत और बड़ौच को जीत लिया जाता है। और क्या है? दक्षिण कर्नाटक में इनका प्रभाव अत्यधिक रहता है। इस दौर को बोलते हैं मराठा स्वतंत्रता संघर्ष। इसी दौरान 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। मृत्यु के बाद शाहू को कैद से कर दिया जाता है आज़ाद। आज़ाद के बाद शाहू अपनी चाची ताराबाई से लड़ाई करेगा। अब बढ़ते हैं क्या क्या लड़ाइयाँ होती है। अब कौन आ गया? शाहू। ठीक है भाई। शाहू है, ये आ जाता है 1707 में कैद से आज़ाद हो गया और 1749 में इसकी मृत्यु ही हो जाती है। शाहू कैद से आज़ाद होने के बाद क्या करता है? सबसे पहले तो ये अपनी चाची ताराबाई से मांगता अपना अधिकार कि भाई इस राजा तो मैं बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी थे, युद्ध में मारे गए और मुझे कैद कर लिया गया, पीछे से आपने सत्ता को हड़प लिया। तो उसकी चाची कहती है आप तो कैद में चले गए, पीछे संभालने वाला कोई नहीं था, मैंने संभाला है, सत्ता तो हमारी है। और इस विरोध में क्या होता है कि शाहू वर्सेस ताराबाई, ठीक है ना, जो कि है इनकी चाची। ठीक है, ये सबसे मजबूत शासिका उस दौरान की मराठों में, उनके बीच में हो जाती है लड़ाई। शुरुआती दौर में तो ये मजबूत होती है, ठीक है ना, इसकी स्थिति मजबूत है प्रारंभ में, यानी कि प्रारंभ में तो इसकी स्थिति है मजबूत। लेकिन कुछ समय बाद एक व्यक्ति है जो बहुत ही चतुर और प्रबल व्यक्ति है, जिसका नाम है पेशवा बालाजी नाथ। पेशवा क्या नाम? विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। क्या था उनका नाम? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। अब क्या होता है कि इनके साथ एक आदमी जुड़ जाता है जिसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम है? बालाजी विश्वनाथ। विश्वनाथ ये व्यक्ति आके शाहू के साथ जुड़ जाता है। शाहू के साथ ये व्यक्ति आके जुड़ जाता है बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ के आने पर स्थिति बिल्कुल ही पलट जाती है। ठीक है, ताराबाई की स्थिति मजबूत है क्योंकि शाहू कैद से छूट के बाहर आया है, अभी इसके यहाँ पे अच्छे रिलेशन नहीं चल रही है, इतनी जान पहचान नहीं है। और इसी दौरान शाहू की माताजी वो मुगलों की कैद में ही है, वो बाहर नहीं आई, सिर्फ शाहू आया है। और उधर ताराबाई और जो शाहू की चाची है उसकी स्थिति यहाँ मजबूत है, इतने दिनों से उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बना रखा था। तो ये यहाँ पे इनकी स्थिति मजबूत होती है। लेकिन क्या है कि बालाजी विश्वनाथ है, वो क्या है? बालाजी विश्वनाथ शाहू के साथ मिल जाता है और शाहू के साथ मिलने के बाद इनकी स्थिति तो हो जाती है मजबूत शाहू की, और फिर इनकी हो जाती है कमजोर। अब ये मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे और ये हो जाएंगे कमजोर। और कमजोर होने के बाद ये ताराबाई है, ये अपने कर्नाटक के कोल्हापुर क्षेत्र है वहां पे शासन करने लगती है। ठीक है ना। और इस दौरान इन दोनों के बीच एक लड़ाई भी होती है जिसको बोलते हैं खेड़के की लड़ाई। कौन सी लड़ाई है? खेड़ की लड़ाई। ठीक है, एक लड़ाई है खेड़ के की लड़ाई। ठीक है ना। ये जो लड़ाई होती है, इस लड़ाई में ताराबाई तो हार जाती है। ठीक है, इस लड़ाई में, खेड़ की लड़ाई में, ठीक है ना, खेड़ की लड़ाई में ताराबाई है, जो उनकी चाची है ताराबाई, इनकी हार हो जाती है भाई, ये हार जाती हैं। और दूसरी तरफ कौन है? शाहू। शाहू की सहायता कौन कर रहे हैं? बालाजी विश्वनाथ। कौन कर रहे हैं? बालाजी विश्वनाथ। और ये जीत जाते हैं। तो ये जीत जाते हैं तो अब क्या होता है? शाहू जीत गए, ताराबाई हार गई। ताराबाई अब क्या करती है? ताराबाई वापिस दक्षिण की ओर, नीचे की ओर चली जाती शासन करने के लिए। और ये कोल्हापुर में शासन करने लगती है। और शाहू है, ये अब सतारा में शासन करने लगता है। ठीक है, अब इस लड़ाई के बाद ताराबाई क्या करेगी? कोल्हापुर में शासन करने लगती है। ठीक है, और शाहू क्या है? सतारा में शासन करने लगता है इस दौरान। और शाहू क्या करता है? जो बालाजी विश्वनाथ है ना, इनको पेशवा घोषित कर देता है 1713 में।
कुछ समय बाद ये बालाजी विश्वनाथ को यानी कि 1713 में इनको कर देता है पेशवा घोषित। ठीक है, क्या कर देता है? पेशवा। पेशवा बना दिया भाई इनको। किसको बना दिया? बालाजी विश्वनाथ को। किसने बना दिया? साहू ने। ठीक है, क्या बना दिया? पेशवा। इनको पेशवा बना दिया। और पेशवा बनाने के बाद क्या होता है कि अब पेशवाओं की स्थिति है ना मजबूत होती चली जाएगी। पेशवाओं की स्थिति है मजबूत होती चली जाएगी। अब साहू ताराबाई का विवाद हो गया, इसमें खेड़की की लड़ाई हो गई। खेड़की की लड़ाई में ताराबाई हार गई, साहू जीत गया। साहू अब सतारा पर शासन कर रहा है और ताराबाई कोल्हापुर पे शासन कर रही है। ठीक है, और बालाजी विश्वनाथ को बना दिया क्या? पेशवा। अब बालाजी विश्वनाथ है और बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनने के बाद क्या करता है? अब स्थिति मुगलों की भी इतनी कमजोर हो गई है कि वो अब शासन करने में बहुत कमजोर पड़ गए हैं। अब ये जो बालाजी विश्वनाथ रहेगा ना, ये आदमी बालाजी विश्वनाथ ये ऐसा चतुर आदमी है, अब मुगल सम्राट फरुखशीर की ही तख्ता पलट देता है, यानी उसी को शासन से हटा देता है, जिसमें सैयद बंधुओं की सहायता करता है। अब एक बात देखो, कभी मुगल ये थे कि इनको कैद कर लिया करते थे, अब ये वो आदमी हो गए जिन्होंने मुगलों को ही पलट दिया। ठीक है, तो आगे पेशवाओं के बारे में क्या क्या घटना होती हैं वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। पेशवा जो भी आएंगे अपने, बालाजी विश्वनाथ है, बाजीराव प्रथम है, बाजीराव है, और उसके बाद जितने भी आएंगे सभी के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी, समय का थोड़ा अभाव है, तो वीडियो आगे से अपनी है वो कंटिन्यू आएंगी और हम कोशिश करेंगे समय निकाल कर साथ ही साथ हम दूसरे सब्जेक्ट पर भी फोकस करें, यानी ज्योग्राफी भी और साथ लेकर चलें। पर समय कम होने के कारण कुछ क्लास यहाँ ये टॉपिक करने के बाद क्या है, यानी कि ये हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम फिर ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो अपनी क्लास जारी रखें, देखते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स सभी को यहाँ तक देखने के लिए।